बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं मैं आपका आज की क्लास में, जो कि है हमारी हिंदी मीडियम की क्लास। देखिए, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और एक महत्वपूर्ण अध्याय को हम शुरू करने वाले हैं। यह अध्याय है हमारा जंतु उतक। जैसा कि आपको नाम से पता पड़ रहा है कि हम जंतुओं के उतकों के बारे में इसमें चर्चा करने वाले हैं। और ये बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण हमने क्यों कहा, क्योंकि हम आगे जो भी अध्याय हम लेंगे, मानव तंत्र के बारे में हम समझेंगे, तो उस वक्त क्या होगा कि ये जो चैप्टर है, ये जो अध्याय है, ये आपके लिए एक बेस का काम करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें से जो भी हम उतकों के बारे में जानकारी पढ़ेंगे, वो सब हमें हमारे मानव तंत्र में आगे पूछी जाती हैं आने वाली परीक्षाओं के अंदर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, अब देखिए, आपने छोटी क्लासेस के अंदर भी इस चैप्टर को पढ़ा हुआ है। ठीक है, 9th-10th की अगर हम बात करें तो उस लेवल पे भी आपने इस चैप्टर को पढ़ा हुआ है, तो वहां पर आपने बेसिक नॉलेज ली थी। यहां पर हम उस थोड़ा उससे और अपर लेवल पे जाके कुछ बात करते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर, जो है हमारा एनिमल टिश्यू, यानी कि जंतु उतक। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें उतक। उतक है क्या? उतक एक तरह से हम कह सकते हैं कि कोशिकाओं का एक समूह है, जो कि उत्पत्ति में, संरचना में व कार्य में समान होता है। समझिएगा, हम उतक की बात कर रहे हैं, तो उतक क्या है? उतक कोशिकाओं का वह समूह है जहां पर उत्पत्ति, संरचना और कार्य तीनों समान होते हैं। ठीक है, इससे हम क्या कहते हैं? उतक कहते हैं। चलिए, अब इसकी परिभाषा की हम बात करें तो उतक, ठीक है, तो इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे? कोशिकाओं का वह समूह, क्या? कोशिकाओं का वह समूह जो कि, ध्यान दीजिएगा, उत्पत्ति, ठीक है, संरचना तथा कार्य में समान हो। कार्य में समान हो, इनको हम क्या कहते हैं? इन्हें हम उतक कहते हैं। आई बात समझ में बच्चों? ठीक है, अब देखिए, ये कोशिकाएं, जो उतक की कोशिकाएं हैं, ये क्या होती हैं कि संरचना में और कार्य में तो समान है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे हम जनरली में बात करें तो कोशिकाओं के मिलने से, आपसी संयोजन से ये बनी है। ठीक है, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और क्या होती है कि जो कोशिकाएं होती हैं, ये जो कोशिकाएं हैं, ये आपस में, इनकी जो संरचना है और जो इनका कार्य है, वो भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन इनकी जो उत्पत्ति होगी वो सदैव कैसी होगी? समान होगी। ठीक है, तो हम यहां कह सकते हैं कि कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य भिन्न हो सकते हैं, परंतु इनकी उत्पत्ति सदैव कैसी होगी? इनकी उत्पत्ति सदैव समान होगी। कैसी होगी बच्चों? सदैव समान होगी। आई बात समझ में? यानी कि जो उतक है वो क्या है? कोशिकाओं का वह समूह है जिसमें कि उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य में समान हो, उसे हम उतक कहते हैं। एक विशिष्ट लक्षण इनका और होता है, विशिष्ट गुण इनका होता है क्या? कि कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य तो भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति क्या होगी? सदैव समान होगी।
अब अगर हम बात करें कि जनरली हम क्या कह सकते हैं, ऐसे तो नहीं है ना कि हमने कोई कोशिका ली, 8-10 कोशिकाएं ली और उनको हमने आपस में जोड़ दिया और वो ऊतक बन गए। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। इनका ये विशिष्ट लक्षण होता है। इसी तरह से हम किसी भी कोशिकाओं को हम आपस में जोड़कर ऊतक नहीं बना सकते हैं। यही विशिष्ट लक्षण होने की वजह से हम इनको ऊतक कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें संरचना तथा कार्य तो इनके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति हमेशा समान रहेगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमें पता है कि जो जंतु हैं वो दो भागों में विभाजित है। एक है हमारे एक कोशिकीय, एक है हमारे बहुकोशिकीय, ठीक है। तो हम यहां बात कर लेते हैं किसकी? हमारे जंतुओं के विभाजन की, ठीक है। तो जंतु हमारे दो भागों में विभाजित हैं। एक है हमारा एक कोशिकीय, जिसे हम यूनिसेल्युलर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किसके नाम से जानते हैं? यूनिसेल्युलर। और एक होता है हमारा बहुकोशिकीय। क्या होता है बच्चों? बहुकोशिकीय, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे? मल्टी सेल्यूलर। क्या बोलेंगे? मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। तो हमें पता है कि जंतु हमारे दो प्रकार से हैं। एक है हमारा एक कोशिकीय और एक है हमारा बहुकोशिकीय। अब जो एक कोशिकीय जंतु हैं उनमें क्या है? उनमें जो कार्य है कोशिकाओं का, वो एक ही कार्य हो रहा है। यानी कि कहने का मतलब है कि इसमें क्या है? सिर्फ एक कोशिका उपस्थित है। क्या है इसमें? एक कोशिका उपस्थित है। एक कोशिका उपस्थित है। अब जब एक कोशिका उपस्थित है तो इस एक ही कोशिका को सारे कार्य करने पड़ रहे हैं। जैसे कि हम बात करें, अगर हम उत्सर्जन की बात करें, ठीक है, अब हम श्वसन की बात करें या हम पाचन की बात करें, तो सभी कार्य जो है वो सिर्फ इस एक ही कोशिका को करने पड़ रहे हैं। यानी कि इस पे क्या है? अत्यधिक भार है, ठीक है, क्योंकि यहां पे ये सिंगल सेल्ड है, एक कोशिकीय है, तो सभी कार्य इसी को करने पड़ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो यहां पर बहुकोशिकीय के अंदर हमें एक से ज्यादा कोशिकाएं देखने को मिलती हैं। अब देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर किसी जीव के अंदर बहुकोशिकीय है, मल्टी सेलुलर है, एक से अधिक कोशिकाएं हैं, तो उनके अंदर क्या होगा? उनका जो कार्य होगा वो आपस में बढ़ जाएगा, ठीक है। आपस में जब कार्य बढ़ जाएगा तो हर एक कार्य को करने के लिए एक कोशिका उपस्थित है। तो यहां पर बहुकोशिकीय जीवों के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? श्रम विभाजन देखने को मिलता है। यह आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहां पर हमको क्या मिलता है? श्रम विभाजन देखने को मिलता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर भी हम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर। क्योंकि यहां पर क्या है? एक से अधिक कोशिकाएं उपस्थित है, ठीक है। ये सब कोशिकाएं क्या कर रही हैं? इन सब में काम आपस में बटा हुआ है। इसी वजह से जो एक कोशिका के कंपैरिजन में हम बात करें, बहुकोशिकीय जीव ज्यादा अपने अपने कार्य को बहुत ही आसानी से कर पाते हैं, क्योंकि यहां पर क्या है? इनमें हमें डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिल रहा है। यहां पे उत्सर्जन का कार्य एक अलग कोशिका करेगी, श्वसन का कार्य एक अलग कोशिका करेगी और जनन का कार्य भी एक अलग कोशिका करेगी। तो इनमें सब में क्या हुआ है? काम बट गया है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि जब हम थोड़ा सा गांव की तरफ चलते हैं तो वहां पर क्या होता था कि एक ही कमरा होता था, ठीक है। अब एक ही कमरे के अंदर आपका रसोई घर भी है, एक ही कमरे के अंदर आपका शयन कक्ष भी है, एक ही कमरे के अंदर आपका जो डाइनिंग स्पेस जहां आपके मेहमान आते हैं वो भी वही है। तो यानी कि क्या है? एक ही कमरे के अंदर सब चीजें आपको मिली हुई हैं। यानी कि हम इसको क्या कह देंगे? एक कोशिकीय जीव कह देंगे, ठीक है। यानी कि इस कमरे को हमने क्या मान लिया? एक कोशिकीय मान लिया। तो यहां पर क्या है? सब कुछ आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि सब कुछ इसी के अंदर है, यानी कि उस पर भार है। और अब हम थोड़ा सा मॉडर्न स्टाइल के अंदर आ जाएं तो हम क्या देखते हैं? जो हमारे घर हैं वहां पे हमारा पूजा घर का स्थान अलग होता है, हमारा बेडरूम शयन कक्ष अलग होता है, हमारा किचन, हमारा रसोई घर अलग होता है। तो ये क्या है? सब डिवाइड हो गया है, कार्य आपस में बट गया है, यानी कि हर जगह सेपरेशन कर दिया है। तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है और हम उस काम को, उस कार्य को हम आसानी से कर पाते हैं,
ठीक है, चलिए आई बात समझ में आपके। अब हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। तो बच्चों हमने क्या समझ लिया यहां पर, हमने ये समझ लिया कि एक कोशिकीय और बहुकोशीय जीवों में क्या है। अब हम एक बेसिक सी बात और पता हमें होना चाहिए क्या, कि हमें पता है कोशिका आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, ऊतक बनाती हैं। ठीक है, ऊतक आपस में समायोजित होकर क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। और अंग आपस में समायोजित होकर क्या बनाते हैं, एक अंग तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, अंग तंत्र बनाते हैं। और ये जो अंग तंत्र है ये आपस में समायोजित होकर क्या बनाते हैं, एक संपूर्ण जीव बनाते हैं। क्या बनाते हैं, संपूर्ण जीव बनाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि क्या है, जो सेल्स हैं उन्होंने क्या करा, ग्रुपिंग करी। सेल्स ने ग्रुपिंग करके क्या बनाया, टिश्यू बनाया, अर्थात ऊतक बनाए। ऊतकों ने क्या किया, ऊतकों ने आपस में ग्रुपिंग करके क्या बनाया, ऑर्गन बनाया। ठीक है, और ऑर्गन ने आपस में ग्रुपिंग करके क्या बनाया, ऑर्गन सिस्टम बनाया। और इस कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम से क्या बना, एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना। क्या बना बच्चों, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना। ये हम छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये चीज यहां पर हमने आपको समझा दी। ठीक है, अब देखिए हम जंतु जगत के बारे में पढ़ कर रहे हैं, हम जंतु ऊतक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जंतु ऊतक में सबसे पहले बात क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे, ऐसे कौन से महानुभाव थे जिन्होंने इस शब्द को हमें दिया। अब हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आपने यहां तक कॉपी कर लिया होगा, तो मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर अब हमें बात करनी है किसकी, कि ऐसे कौन कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने हमें ऊतक के बारे में बताया। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऊतक शब्द की। तो देखिए जो ऊतक शब्द है ये सबसे पहले हमें किसने दिया था, एक साइंटिस्ट थे, फ्रांसीसी साइंटिस्ट जो थे एमएफ जेवियर बिचैट। ठीक है, तो उन्होंने हमको ये ऊतक शब्द दिया था। एक साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नाम है एमएफ जेवियर बिचैट। ठीक है, इनको बाइकार्ड के नाम से भी लोग बोल देते हैं, लेकिन इनका पूरा जो नाम है वो है एमएफ जेवियर बिचैट। ये आपका सीधा सीधा क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिया जाता है आपकी परीक्षा के अंदर। सीधे सीधे साइंटिस्ट के नाम से आपसे पूछा जाता है कि ऊतक शब्द सबसे पहले किसने दिया था, तो अपना उत्तर क्या होना चाहिए, एमएफ जेवियर बिचैट। ठीक है, चलिए अगली हम बात करते हैं किसकी, अगली हम बात करते हैं ऊतक शब्द की अध्ययन की, यानी कि स्टडी ऑफ टिश्यू। तो ऊतक का अध्ययन, ठीक है, स्टडी ऑफ टिश्यू किसने दिया था, स्टडी ऑफ टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू को बोलते हैं हम औतिकी, और इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं बच्चों, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए हिस्टोलॉजी शब्द है, हिस्टोलॉजी के शब्द का मतलब है, हिस्टो का मतलब तो हो गया यहां पर ऊतक मतलब टिश्यू, और लॉजी का मतलब हो गया यहां पे इसकी स्टडी मतलब अध्ययन। समझिएगा, ठीक है, ये एक ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। तो यहां हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, ऊतक का अध्ययन, इसको हम क्या बोलते हैं, औतिकी या हिस्टोलॉजी बोलते हैं। अब जो ये औतिकी शब्द है ये किस साइंटिस्ट ने दिया, ये भी आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है। जो औतिकी है, जो औतिकी शब्द है जिसे हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी, ये किसने दिया, ये मेयर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें औतिकी शब्द के बारे में बताया। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और साइंटिस्ट की,
क्योंकि यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपसे परीक्षा में सीधे सीधे इनके नाम पर से आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अगले जो हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी को हमें बताया, तो हम यहां कह देंगे कि फाउंडर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सूक्ष्मदर्शीय शारीरिकी। क्या बोलते हैं हम, सूक्ष्मदर्शी शारीरिकी। इसके बारे में हमें किसने जानकारी दी, इसके बारे में हमें जानकारी दी मेलपिगी ने। किसने दी, मेलपिगी ने। एक साइंटिस्ट थे मेलपिगी मार्सेलो, ठीक है, मेलपिगी मार्सेलो। इन्होंने हमें माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के बारे में जानकारी दी। तो हमें इन चारों जो हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारे वैज्ञानिक हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इन पर हमें सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे किसकी बात करते हैं, अब हम आगे बात करते हैं हमारे जो ऊतक हैं उसके बारे में। यानी कि हम बात करते हैं कि संरचना व कार्य के आधार पर ऊतकों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, चलिए तो देखिए, हमें पता है कि ऊतक है वो संरचना व कार्य के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। अब वो 4 भाग कौन कौन से हैं उनके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। तो यहां हम लिख सकते हैं संरचना व कार्य के आधार पर संरचना व कार्य के आधार पर हम ऊतकों को 4 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, ये 4 भाग कौन कौन से हैं हमारे, पहला है हमारा उपकला ऊतक, दूसरा है हमारा संयोजी ऊतक, तीसरा है हमारा पेशी ऊतक और चौथा है हमारा तंत्रिका ऊतक। ठीक है, ये जो 4 प्रकार है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार है, जो हमारे जो संरचना और कार्य के आधार पर ऊतकों का जो हमने विभाजन किया है वो इन 4 प्रकार से ही किया है। तो आइए इनके बारे में हम लिख लेते हैं। तो संरचना व कार्य के आधार पर हमें इन्हें 4 प्रकार से विभाजित किया है। 4 प्रकार से विभाजित किया है। ठीक है, तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पर, ऊतक की, यानी कि टिश्यू। तो टिश्यू को 4 भागों में किस किस प्रकार विभाजित किया है। पहला भाग है हमारा उपकला ऊतक, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, एपिथेलियल टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा संयोजी ऊतक। कौन सा है, संयोजी ऊतक, जिसे हम कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है हमारा पेशी ऊतक। कौन सा, पेशी ऊतक, जिसे हम मस्कुलर टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। आ रहा है समझ में बच्चों, चलिए। और चौथा और आखिरी है हमारा तंत्रिका ऊतक, जिसे हम नर्वस टिश्यू के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे 4 प्रकार के ऊतक हो गए, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। सबसे पहले अब हम बात करें इसके अंदर कि उपकला ऊतक क्या है। तो देखिए, उपकला ऊतक को हम क्या कहते हैं, उपकला ऊतक को हम एपिथेलियल टिश्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, क्योंकि हमें इसका अंग्रेजी में भी नाम आना चाहिए। ठीक है,
उपकला ऊतक को हम क्या बोलते हैं? एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। अब जो ये उपकला ऊतक है ये क्या करती है, इसका क्या कार्य है? इसका जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है हमारे शरीर के आवरण को ढकना, यानी कि हमारे आउटर, बाहरी और इनर यानी कि आंतरिक रक्षात्मक आवरण को ये बनाता है। तो हम यहां क्या कहेंगे? उपकला ऊतक क्या करता है? हमारे रक्षात्मक आवरण को बनाता है। ठीक है बच्चों, ये हमारे रक्षात्मक आवरण को तो बना ही रहा है, साथ साथ क्या कर रहा है? ये जो हमारे शरीर की आंतरिक और बाहरी कवरिंग है उसको भी ये लाइन कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो हमारे अंग हैं उनको ये बाहरी तौर पर और आंतरिक तौर पर सुरक्षा प्रदान कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं किसकी? संयोजी ऊतक की, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। किस नाम जानते हैं बच्चों? कनेक्टिव टिश्यू। अब आपको पता है कि यहां पे हमें इसके नाम से कंफर्म है कि ये कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजन कर रहा है। किन्हीं भी दो कोशिकाओं का संयोजन या किन्हीं भी दो चीजों को जोड़ना आपस में क्या कहलाता है? संयोजी कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है? ये संयोजी ऊतक क्या काम कर रहा है? हमारे अंगों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? ये अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य कर रहा है। ठीक है, अब आपस में अंगों को जोड़ रहा है, साथ में ये क्या कर रहा है? इनमें परिवहन का कार्य भी कर रहा है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। यहां पर क्या हो रहा है? परिवहन भी हो रहा है। ठीक है, परिवहन किसका? यहां पर जो परिवहन हो रहा है वो हो रहा है हमारे रक्त का। ठीक है, रक्त क्या है? हमारा एक तरह का संयोजी ऊतक है। बोन क्या है? हड्डी क्या है? सबसे ज्यादा ठोस है वो क्या है? एक तरह का संयोजी ऊतक है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू है। आई बात समझ में? चलिए अब हम किसकी बात करते हैं? पेशी ऊतक की। पेशी ऊतक को हम इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं? मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के नाम से जानते हैं। अब ये जो मस्कुलर टिश्यू है यानी कि क्या? ये जो पेशी ऊतक है ये क्या कर रहा है? हमारी पेशियों का निर्माण कर रहा है, पेशियों को एक साथ संयोजित कर रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या होगा? हमारे गमन में और हमारे गतिशील में यानी कि लोकोमोशन में ये हमें सहायता प्रदान करता है। ठीक है ना, तो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारे गमन में सहायता प्रदान करता है। गमन में सहायता प्रदान करता है। ठीक है बच्चों, आई बात यहां तक समझ में? आखिरी है हमारा चौथे नंबर का, वो है हमारा तंत्रिका ऊतक, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम नर्वस टिश्यू के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है हमारा? नर्वस टिश्यू। ये क्या कर रहा है? सूचनाओं का प्रसारण कर रहा है, सूचनाओं को ले रहा है हमारे शरीर से और फिर हमें उसके अनुरूप ही हमारे शरीर को कार्य करवा रहा है। ठीक है ना, तो यहां पे क्या हो रहा है? सूचनाओं का यानी आवेगों का इस्तेमाल हो रहा है। सूचनाओं का प्रसारण या हम यहां सूचनाओं का प्रसारण हो रहा है। तो यहां पे देखिए हमने चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा इसके बारे में हमने जान लिया कि उपकला ऊतक क्या है, जिन्हें हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। वह हमारे स्किन का यानी कि हमारे बाहरी जो हमारी बाहरी स्किन है, त्वचा है, उसी के साथ साथ हमारे जो अंग हैं शरीर के उनका भी बाहरी और आंतरिक आवरण बना रहा है, यानी कि एक रक्षात्मक आवरण बना रहा है। दूसरा है हमारा संयोजी ऊतक, जिसे हमने क्या बोला? कनेक्टिव टिश्यू बोला। ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये अंगों को आपस में क्या कर रहा है? जोड़ने का कार्य कर रहा है। ठीक है, तीसरा है हमारा पेशी ऊतक, ये कर रहा है क्या कर रहा है? ये हमें गमन में सहायता कर रहा है, लोकोमोशन में हमारी हेल्प कर रहा है। साथ ही जो तंत्रिका ऊतक है वो क्या कर रहा है? सूचनाओं को लेके जा रहा है और वापस लेके आ रहा है, सूचनाओं का प्रसारण यहां पर हो रहा है। तो इस तरह से हमने जान लिया कि ऊतक के 4 प्रकार होते हैं। अब हम आगे डिस्कस करते हैं, आगे हम चर्चा करते हैं किसकी? हमारे सबसे पहले ऊतक की, वो है हमारा उपकला ऊतक। ठीक है, यहां तक आप नोट डाउन कीजिए।
हाँ तो बच्चों देखिए, अब हम किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? अब हम चर्चा करने वाले हैं हमारे सबसे पहले ऊतक के बारे में, यानी कि उपकला ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू। चलिए, तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए इसको हम रब कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पे? एपिथेलियम टिश्यू की। यानी कि उपकला ऊतक, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है बच्चों, तो हम बात कर रहे हैं किसकी? एपिथेलियम टिश्यू की, यानी कि उपकला ऊतक की। अब देखिए ये जो शब्द है एपिथेलियम, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, कौन कौन से शब्द हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? एपी शब्द की। एपी का मतलब क्या होता है? अपॉन। एपी का मतलब क्या हुआ यहां पर? अपॉन। ठीक है, और थीलिया का मतलब क्या हुआ यहां पर? थीलिया का मतलब क्या हुआ यहां पर? ग्रोथ। उसी तरह से अगर हम उपकला ऊतक की बात करें तो उपकला में यहां पे उप का मतलब क्या हुआ? ऊपर। और कला का मतलब क्या हुआ? वृद्धि। ठीक है, तो यहां हमने इस शब्द को हमने तोड़ दिया, दो शब्दों से मिलकर ये शब्द बना है। इसके बारे में हमने क्या किया? एपी का मतलब होता है अपॉन अर्थात ऊपर, और थीलिया का मतलब होता है ग्रोथ अर्थात वृद्धि। यानी कि ऐसा ऊतक जो किसी अन्य ऊतक पर वृद्धि करता है उसे हम क्या कहते हैं? उपकला ऊतक या फिर एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए, तो हम यहां कह सकते हैं कि ऐसा ऊतक जो कि किसी दूसरे ऊतक के ऊपर, दूसरे ऊतक के दूसरे ऊतक के ऊपर, यानी कि अपॉन पर अपनी वृद्धि करे, अपनी वृद्धि करे, वो क्या कहलाएगा? उपकला ऊतक कहलाएगा। वह उपकला ऊतक कहलाएगा। क्लियर है बच्चों यहां तक? ठीक है, चलिए अब हमने देख लिया कि अब ये दूसरे ऊतक के ऊपर वृद्धि कर रहा है, तो ऐसा कौन सा ऊतक है जिसके ऊपर ये वृद्धि कर रहा है? वो ऊतक है हमारा संयोजी ऊतक। ठीक है, कौन सा ऊतक है हमारा? संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक जिस पर क्या कर रहा है? यह हमारा उपकला ऊतक ग्रोथ कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं कि हमने देख लिया कि उपकला ऊतक है वो किस पे वृद्धि कर रहा है? संयोजी ऊतक पर कर रहा है। ठीक है, चलिए अब जब ये संयोजी ऊतक पे वृद्धि कर रहा है, यानी कि क्या है कि इसके पास में अपना कोई आधार नहीं है, हम ये तो नहीं कह सकते। इसमें क्या है? किसी तरह की ब्लड सप्लाई नहीं है। ठीक है ना, इसका जो आधार बना रहा है, जिसको जो न्यूट्रिशन दे रहा है, यानी कि जो पोषण प्राप्त हो रहा है इसे, वो इसे कहां से प्राप्त हो रहा है? इसे यहां ये संयोजी ऊतक से प्राप्त हो रहा है। क्योंकि देखिए ये क्या है? जो एपिथेलियम टिश्यू है, उपकला ऊतक है, ये क्या है? हमारे शरीर के बाहरी आवरण को बना रहा है। अब जब ये हमारे शरीर के बाहरी आवरण को बना रहा है तो हमारे शरीर का जो स्किन है, जो त्वचा है, वो क्या है? बाहरी वातावरण के बिल्कुल कांटेक्ट में है। अब जब बाहरी वातावरण के कांटेक्ट में है तो उस कंडीशन में क्या है कि हमें कभी भी क्या होता है कि कोई चोट लग जाती है, हमें कोई रगड़ लग जाती है, यहाँ कहीं कोई कट लग जाता है, तो
उस दौरान क्या होता है कि उस दौरान यहां पे क्या होती है, बार बार कोशिकाएं टूटती हैं। ठीक है, जब कोशिकाएं टूटती हैं तो उन्हें वापस से क्या होता है, बनना होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि इसके अंदर जो होती है ब्लड की सप्लाई, जिसे हम कहते हैं, वो उपस्थित नहीं होती है। वो हम आगे चर्चा करेंगे किस तरह से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे क्या है कि बार बार जो कोशिकाएं टूटती हैं तो उनके बनने के लिए इसमें एक विशिष्ट गुण होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पुनरुद्भवन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम क्या देखेंगे कि जो उपकला उतक है, उपकला उतक में एक विशिष्ट गुण होता है, एक विशिष्ट गुण उपस्थित होता है। कौन सा गुण होता है, वो होता है पुनरुद्भवन का गुण। किसका, पुनरुद्भवन। यानी कि क्या होता है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रीजनरेशन पावर। क्या बोलते हैं इसको हम, रीजनरेशन पावर। ठीक है, तो इस तरह के जो उतक होते हैं उनके अंदर हमें क्या मिलता है, रीजनरेशन का पावर में मिलता है। क्योंकि जब तक पुनरुद्भवन होगा तो क्या होगा, ये नए नए सेल्स का निर्माण कर पाएगा। तो ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है और ये हमसे अक्सर एग्जाम में इसके बारे में हमसे सीधे से सीधे पूछ लिया जाता है कि उपकला उतक के अंदर किस तरह का विशिष्ट गुण उपस्थित होता है। इसमें क्या होता है कि पुनरुद्भवन का गुण पाया जाता है, रीजनरेशन की पावर इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगली हम बात करते हैं कि देखिए इसके अंदर पुनरुद्भवन है। ठीक है, ये किसी और उतक के ऊपर ग्रोथ कर रहा है, तो किस तरह से ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि ये आपका एक उपकला है। ठीक है ना, ये आपका उपकला, ये आपस में क्या परस्पर सटी हुई है कुछ इस तरह से। ये देखिए, ये आपस में सटी हुई है। ठीक है, और इसी के नीचे क्या उपस्थित है, इसी के नीचे एक और उतक उपस्थित है। ये उतक कौन सा हो गया हमारा, जो इसको आधार दिए हुए है। कौन सा उतक, ये है हमारा उपकला यानी कि एपिथेलियम टिश्यू, और ये है हमारा संयोजी उतक। क्यों, क्योंकि ये किस पे ग्रो कर रहा है, संयोजी उतक पे वृद्धि कर रहा है। ठीक है बच्चों, आ रही है बात समझ में, ये किस पे ग्रो कर रहा है, उपकला उतक संयोजी उतक पे ग्रो कर रहा है। इन्हीं के मध्य में क्या होता है, एक पतली सी, एक बिल्कुल पतली सी क्या होती है, एक निर्जीव आधारीय कोशिका होती है, सॉरी आधारीय कला होती है। ठीक है ना, इस आधारीय कला को हम क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, ये एक होती है आपकी आधार कला, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो आधारीय कला है, ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि जो ऊपर की तरफ है, यहां पर ये जो उपकला उतक है, ये किसका स्रावण कर रही है, ऊपर की तरफ, ये होती है हमारी बेसल लेमिना। क्या होती है, बेसल लेमिना। और जो संयोजी उतक है वो किसका स्रावण कर रही है, वो कर रही है हमारे फाइब्रस लेमिना का। समझिएगा, उपकला उतक यानी कि एपिथेलियल टिश्यू और संयोजी उतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या कर रहे हैं, एक आधार कला उपस्थित है और इसमें ये क्या हो रहे हैं, दोनों किसका स्रावण कर रहे हैं, बेसल लेमिना अर्थात बेसल पटल, और फाइब्रस लेमिना यानी कि फाइब्रस यानी कि रेशेदार पटल का ये स्रावण कर रहे हैं। तो इनके बीच में क्या है, ये जो आधार कला है वो इन दोनों से मिलकर बनी है, बेसल लेमिना और हमारी फाइब्रस लेमिना। आई बात समझ में। चलिए अब देखिए, इनके बीच में जो स्पेस है वो बिल्कुल नगण्य है। क्यों, क्योंकि देखिए जो उपकला की कोशिकाएं हैं वो आपस में कैसी हैं, बिल्कुल दिख रही हैं आपस में। देखिए कोई गैप नहीं है इनके अंदर, बिल्कुल सटी हुई हैं। इनके बीच का जो अंतर कोशिकीय अवकाश है वो कैसा होता है, बिल्कुल हमें
नगण्य देखने को मिलता है। नगण्य से मतलब इसमें कोई किस तरह का कोई अवकाश उपस्थित होता ही नहीं है। तो यह भी क्या है, इसका एक बहुत ही विशिष्ट लक्षण है। क्या, अब हम इसमें लिख लेते हैं आगे कि इस तरह के ऊतक में अंतरकोशिकीय अवकाश उपस्थित नहीं होता है, उपस्थित नहीं होता है, या हम कह सकते हैं कि बिल्कुल नगण्य होता है। ठीक है ना, या हम कह सकते हैं बिल्कुल नगण्य होता है। तथा अब देखिए, जब इनके बीच में किसी तरह का कोई अवकाश नहीं है तो यहां पर क्या है कि जो हमारी रक्त वाहिकाएं हैं, ठीक है ना, रुधिर वाहिनियां या लसिका या केशिकाएं, ठीक है ना, तो ये जो रुधिर वाहिनियां हैं और लसिका है, लसिका कोशिकाएं हैं और केशिकाएं हैं, ये क्या होती है, इनकी भित्ति के भीतर धंस नहीं पाती है, इनमें अंदर नहीं जा पाती हैं। तो उस वजह से क्या होता है, जो उपकला ऊतक है इसके अंदर क्या होता है, रक्त परिसंचरण अनुपस्थित होता है। यह भी एक इसका विशिष्ट फीचर है, हम कहते हैं एक विशिष्ट गुण है। ठीक है, तो हम आगे क्या लिखते हैं कि उपकला ऊतक में उपकला ऊतक में रक्त संचरण अनुपस्थित होता है। कैसा है, रक्त संचरण अनुपस्थित है। ठीक है, यहां तक हमने देख लिया। अब हम इसमें आगे किसकी बात करते हैं कि हमने देखा कि इसमें रक्त संचरण में अनुपस्थित है और साथ साथ में इसमें हमें अंतरकोशिकीय अवकाश है वो बिल्कुल कैसा होता है, नगण्य होता है। अब हमने अभी बात करी थी कि देखिए जो हमारी क्या कर रही है, ये हमारे सभी जो अंग हैं उसके अंदर की और बाहर की ये लाइन को बना रही है, कवर कर रही है, यानी कि एक रक्षात्मक आवरण ये हमें दे रही हैं। ठीक है ना, तो क्या होता है, ये बाहरी वातावरण से भी जुड़ी हुई है, यानी कि एक तरह से कहते हैं कि फ्री स्पेस है, हम ये कह सकते हैं ना। तो क्या हुआ, देखिए जब ये रक्त संचरण इसमें अनुपस्थित है तो इसको पोषण की आवश्यकता है। तो इसको पोषण कौन प्रदान कर रहा है, इसको पोषण प्रदान कर रहा है हमारा संयोजी ऊतक, क्योंकि हमारे संयोजी ऊतक में क्या उपस्थित है, हमारे संयोजी ऊतक में रक्त की संचरण उपस्थित है। इस वजह से ये किस पे ग्रो करता है, ये उपकला ऊतक हमारे संयोजी ऊतक पर ग्रो करता है। यहां तक आप समझ चुके हैं, नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों यहां हमने समझ लिया इस चीज के बारे में। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या थी, यहां पर ये जो उपकला ऊतक है वो किस पे है, संयोजी ऊतक पर है। ठीक है ना, तो यहां पे जो ये बेसल लेमिना है ये किससे मिलकर बनी होती है, ये जो बेसल लेमिना है ये बनी होती है हमारे ग्लाइकोप्रोटीन से। किससे, ग्लाइकोप्रोटीन से। और ये जो हमारी फाइब्रस लेमिना है ये किससे मिलकर बनती है, ये बनती है हमारे म्यूकोपॉलीसैकेराइड से। किससे, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन तंतु। क्या बोलते हैं, प्रोटीन तंतु कहते हैं। तो यानी कि जो बेसल लेमिना है वो ग्लाइकोप्रोटीन से बन रही है और जो हमारी फाइब्रस लेमिना है वो म्यूकोपॉलीसैकेराइड यानी कि एक चिपचिपी सबस्टांसेस होता है। हम कह सकते हैं कि एक चिपचिपी सतह होता है जो क्या करता है, इस आधार इन दोनों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोटीन तंतु। तो इसके बारे में आज हमने इसमें सब कुछ समझ लिया। इसके अंदर हमने क्या देखा, आज की क्लास के अंदर हमने जंतु ऊतक के बारे में समझा कि जंतु ऊतक में क्या होता है, किसने इसकी डिस्कवरी करी थी उसके बारे में हमने चर्चा करी। बिचेट जो थे उन्होंने इसका हमें ऊतक के बारे में बताया था। अब हम आगे हम किस के बारे में चर्चा करेंगे, आगे हम चर्चा करेंगे कि जो इनकी जो संरचनात्मक जो कार्य होते हैं तो वो क्या करते हैं, इनकी संरचनात्मक कार्य एक संधि बनाते हैं या जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेल जंक्शंस कहते हैं। उनके बारे में हम अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।